नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी बेहतर सहायता के लिए। रोजाना एक नए सवाल के साथ, एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम आते हैं, ताकि आपकी कम से कम उस मुद्दे में बेहतर कानूनी जानकारी आपकी कर सके। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है बाल श्रम से संबंधित, कि बाल श्रम से संबंधित क्या कानूनी प्रावधान है। कानूनी सहायता के लिए आप हमें सीधा कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारे लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल करके सीधा हम तक जुड़कर बेहतर जानकारी हमसे आप इस बारे में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और भी कानूनी समस्या आपके सामने है तो उसके लिए भी आप सीधे हमसे जुड़कर बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता हमसे आप प्राप्त कर सकते हैं। और दिल्ली हाईकोर्ट से अधिवक्ता विनोद यादव आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, जब हम बाल श्रम की बात करते हैं तो स्पेशल एक्ट ये है, इसका ओरिजिन कहां से रहा, कैसे ये एक्ट अपने अस्तित्व में आ पाया? जो चाइल्ड लेबर एक्ट है, ये अपना जो भारतीय संविधान है, इसका अनुच्छेद 14 जो है उसके अकॉर्डिंग ही इस चाइल्ड लेबर एक्ट की उत्पत्ति हुई है जी। 1986 में ये कानून भारत में लागू हुआ। उसके बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए जो कि 2015 में हुए जी। 2015 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके अनुसार जो भी बच्चा 14 साल से नीचे का है, अगर वो कहीं भी काम करता है तो उसके लिए पैनल प्रोविज़न बनाए गए हैं, सज़ा का प्रावधान बनाया गया है। उसमें दो अपवाद दिए गए हैं कि जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे की काम कर सकते हैं। एक तो फैमिली बिजनेस है जिसमें वो काम कर सकते हैं, और एंटरटेनमेंट के बिजनेस में, जैसे इंडस्ट्रीज़ में, आर्ट ऑफ कल्चर की इंडस्ट्रीज़ में वो काम कर सकते हैं। इसमें भी ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि वो 3 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं कर सकते जी। और सेकंड थिंग कि अगर इसका वायलेशन होता है, इस एक्ट का वायलेशन होता है, तो इसमें पैनल प्रोविज़न बनाए गए कि अगर फर्स्ट टाइम कोई पकड़ा जाता है जी बच्चों से काम करवाते हुए, हाँ, तो उसके लिए ये है कि कम से कम 6 महीने की सजा, जी, जिसे कोर्ट 2 साल तक कर सकती है जी, 2 साल तक की भी कर सकती है। और सेकंड टाइम फिर रिपीट ये क्राइम होता है, हाँ, तो उसमें प्रोविज़न ये है कि कम से कम 1 साल की सजा, जिसे 3 साल तक एक्सटेंड किया बात हुई। अगर हम शुरुआती स्टेज पर अगर आते हैं, किसी बच्चे से जबरदस्ती काम कराया जाता है, पहली सिचुएशन ये रहती है। दूसरा कि वो बच्चा स्वेच्छा से काम करना चाहता है। अगर दोनों में से दोनों केसेस में कंप्लेन अगर होती है तो क्या क्या दोनों में परिस्थितियां रहती हैं? स्वेच्छा, क्योंकि बच्चे की जो कंसेंट है वो कानून के हिसाब से मायने नहीं रखती, तो स्वेच्छा का इसमें कोई प्रश्न ही नहीं आता कि वो स्वेच्छा से करना चाह रहा है। कोई बच्चा है, अगर जो 2015 की अमेंडमेंट है उसमें तो जो एबव 14 से 18 साल तक के बच्चे हैं जी, 14 से 18 साल के बच्चे भी अगर वो कहीं काम करते हुए पाए जाते हैं, चाहे वो अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं, तो जो उनका एम्प्लॉयर है उसमें पैनल प्रोविजन है। अगर वो करवा भी रहा है काम, तो 2 अपवाद जो दिए गए हैं उनकी श्रेणी में नहीं आता है, तो उसमें पैनल प्रोविजन है, वो सजा का प्रावधान है उसमें। जो सजा उन्हें फर्स्ट टाइम है कि कम से कम 6 महीने और 2 साल तक की हो सकती है। ऐसा इसको अगर थोड़ा सोशल एंगल से देखा जाए तो बाल श्रम में जो भी बच्चे रहते हैं वो अक्सर वही होते हैं जिनका वित्तीय परिवार का जो वित्तीय मामला है वो बहुत सही नहीं होता, आर्थिक रूप से वो लोग बेहद कमजोर होते हैं। ऐसे बच्चे अगर खुद काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो परिवार के साथ कंट्रीब्यूट करें, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर दी जाती है जहां पर जाकर वो बच्चे काम करते हैं, तो उस व्यक्ति के पास अपना बचाव के लिए क्या साधन बचता है? उसका, अगर कोई भी व्यक्ति जिसको ये नॉलेज में आता है कि यहाँ बाल श्रम हो रहा है, वो कंप्लेंट कर सकता है। तो अगर उसने ये दिखा दिया कि ये तो इनकी मर्जी थी, बच्चों की मजबूरी थी, या इनकी फाइनेंशियल क्राइसिस, फैमिली की बहुत ज़्यादा हालात तंगी है, तो इसमें भी वो बचाव नहीं कर सकता, उसको कानून बचाव नहीं देगा इस तरीके से। क्योंकि सर, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। नजफगढ़ से सरोज हमारे दर्शक इस वक्त हम लोग जुड़ चुके हैं। सरोज, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ जी सर, मैं क्या करना चाहिए इसके लिए? परेशानी सरोज पहले आप अपनी बताइए कि क्या दिक्कत है आपको? हेलो जी सरोज,
पहले अपनी टीवी की वॉल्यूम पहले सरोज आप बंद कर लें ताकि बेहतर तरीके से वॉल्यूम आपकी थोड़ा बात कम हम लोग करिए। सुन पाए। हेलो, हाँ जी। जी हाँ वॉल्यूम मैंने कम कर दी है। जी, अब बताएं। हमारा लड़का है जी और वो मतलब कुछ भी ना मेरे को खर्चा पानी कुछ भी नहीं दे रहा है, ना घर से निकलना चाह रहा है। तो उसमें आप हमसे क्या चाहती हैं? तो मैं उसके लिए मैं क्या करूं? उसको मतलब बेदखल करूं या मतलब और कोई कानून है? ठीक है विनोद जी, जहाँ तक मैं इनकी बात समझ पाया हूँ कि वही है कि इनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, इनका जो बेटा है वो कुछ काम नहीं कर रहा है और इनको भी वित्तीय तौर पर सहायता नहीं कर रहा है। तो क्या ऑप्शन, क्या कानून में कोई प्रावधान है जिसके साथ सहारे जा सकती हैं? कानून में ऐसे लोगों के लिए ये प्रोविजन दिया गया है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 के अनुसार ये फैमिली कोर्ट में आके याचिका दायर कर सकते हैं जिसमें इन्हें गुजारा भत्ता मिलेगा लड़के से। जी कोर्ट इनके फेवर में डिसीजन देगी जी। कि लड़का अगर 18 साल से, बच्चा इनका 18 साल से बड़ा है और कहीं काम धंधा करता है या नहीं करता, वो इट डजंट मैटर कि वो नहीं है, लेकिन इन्हें भरण पोषण का अधिकार पूरा है। ठीक है, मैं सरोज जी उम्मीद करता हूँ कि बेहतर सहायता आपको मिली है। उसके अलावा अगर कोई और दिक्कत आपके सामने आती है तो वापस आप हमसे जुड़कर बेहतर सहायता इस बारे में ले सकते हैं। विनोद जी, वही जो बात कर रहे थे कि एक तरफ कानून ये कहता है कि 14 साल तक के बच्चे काम नहीं कर सकते, दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा भी है कि जहाँ पर एक ही परिवार में बच्चे बहुत सारे होते हैं, कुछ उनकी अपनी अज्ञानता भी रहती है जिसके चलते काफ़ी बच्चे होते हैं लेकिन उनके भरण पोषण के सक्षम माँ बाप नहीं हो पाते। तो अगर ऐसी विकट परिस्थितियां होती हैं किसी परिवार में और वही परिवार अगर कहीं काम करना चाहता है तो क्या ये कानून उनको खुद के भरण पोषण करने में एक बाधा साबित नहीं होगा? नहीं, इसके लिए कानून के जो बुद्धिजीवी वर्ग था उन्होंने ये प्रोविजन बनाया, एक्सेप्शन डाला, अपवाद डाला कि 14 साल के जो बच्चे हैं वो फैमिली बिजनेस वर्क में काम कर सकते हैं जी। और उनका, लेकिन ये उन्होंने एक एक्सेप्शन ये डाल दिया कि उनके वर्किंग आवर जो होंगे 3 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए जी। क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चों को पूरी प्रॉपर एजुकेशन मिले और आफ्टर स्कूलिंग आवर होंगे ये जो भी ये बिजनेस वर्क होगा 3 घंटे का होगा लेकिन स्कूल के बाद का होगा जी। तो इसमें उन लोगों को ध्यान में रखा गया जिनके फैमिली हालात, जिनके परिवार इस हालत में नहीं है कि उनका गुजारा भत्ता बिना काम करे चल जाए जी। तो इसीलिए ये प्रोविजन रखा गया कि वो काम करवा सकते हैं जी। लेकिन आफ्टर मतलब स्कूल के घंटों के बाद में। हाँ, लेकिन वो सिर्फ फैमिली बिजनेस में काम करा सकते वो हैं। फैमिली बिजनेस में काम करा अगर उनके माँ या बाप कहीं और जगह काम करते हैं तो वहाँ उनको साथ लेकर वो नहीं जा सकते। वो नहीं जा सकते। ये कानून में थोड़ी देखो इसमें यही अड़चनें आती हैं कि अगर वो फैमिली बिजनेस वर्क है, फैमिली बिजनेस है इनका तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज वो पैनल का प्रोविजन है, जो एम्प्लॉयर है जो भी उन्हें अपॉइंट करेगा बच्चों को वो उसको पेनल्टी और विथ इम्प्रिजमेंट जो भी सजा का प्रावधान आता है। ठीक है, एक से सिचुएशन से और आती है जैसे कि हम लोग देखते हैं कि घर में जो काम वाले बाई आती हैं तो अपने बच्चों को अक्सर वो साथ ले आती हैं। ऐसे अगर वो बच्चा वहाँ काम ना भी कर रहा हो और झूठी शिकायत ऐसी परिस्थितियों में किसी के खिलाफ कर दी जाती है तो तब व्यक्ति कैसे बचाव कर सकता है? तो उन्हें अपना जो भी इनका डिफेंस है कि भाई मैं तो बच्चे को लेके गई थी क्योंकि राइट टू एजुकेशन आ चुका है, उसमें जो भी बच्चे हैं बिलो 14 ईयर उन्हें तो राइट टू एजुकेशन देना ही पड़ेगा। तो इन्हें जो भी डिफेंस होगा, इनका जो भी प्रॉपर डिफेंस है कि मैं तो लेके गई थी या इनके पास प्रूफ है, तो ये कोर्ट में साबित करने का मौका दिया जाता है। ठीक है सर, इस वक्त उत्तर प्रदेश से ही रईस अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हमारे दर्शक। रईस, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? जी साहब। जी रईस। हेलो। रईस, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब इससे घर की स्थिति खराब है जी और माँ बाप बुढ़े हैं या बीमार हैं, तो उसका बच्चा जब पेट चला रहा है तो उसके लिए क्यों ऐसा प्रतिबंध लगाया जा रहा है? ठीक है विनोद जी, आप एक बात आऊँगा, वही जो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि माँ बाप खुद चाहते हैं कि बच्चा काम करे, तो क्या उनको भी गुनाहगार समझा जाएगा बच्चे से काम कराने के एवज में? इसमें जो पहले का प्रोविजन था उसमें तो जो 1986 का एक्ट था, चाइल्ड लेबर एक्ट, उसमें माँ बाप को भी पैनल प्रोविजन में रखा गया था कि अगर वो काम करवाते हैं या कहीं इंडल्ज हैं, बच्चे को खुद ही काम करवा रहे हैं या खुद ही फैमिली बिजनेस में काम करवा रहे हैं या कहीं एम्प्लॉय कर रखा है तो उनके ऊपर भी पेनल्टी लगती थी। लेकिन इसमें जो अब जो एक्ट आया है इसमें फैमिली बिजनेस का स्पेसिफिक वर्ड देके अपवाद रख दिया गया उन्हें कि ये खुद का अगर इनका पारिवारिक कोई बिजनेस है, कोई ऐसा है
तो ये बच सकते हैं। अदरवाइज ये चाहें कि बच्चा कहीं लगवा दें, एम्प्लॉय कर दें, तो ऐसा इस एक्ट के अंतर्गत इन्हें बचाव नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात मैं विनोद जी आपसे और समझना चाहूंगा कि जो एम्प्लॉयर होता है जिसके यहाँ पे बच्चा काम करता है, क्या सिर्फ वही दोषी होता है या फिर उस बच्चे के माँ बाप भी दोषी ठहराए जाएंगे इसके तहत, जो कि अपने बच्चों को काम करने के लिए फोर्सफुली भेजते हैं या अपनी इच्छा से बच्चा जाता है? राइट, इसमें माँ बाप भी दोषी पाए जाएंगे और जो एम्प्लॉयर है जिसने जो काम करवा रहा है वो तो मेन एक्यूज है ही, वो तो दोषी पाया जाएगा और उसके जो भी केस चलते ट्रायल की प्रोसीडिंग है उसके अगेंस्ट इनिशिएट होगी और माँ बाप भी पाए जाएंगे। अगर वो ये साबित कर देता है कि माँ बाप की कंसेंट से हो रही थी तो माँ बाप को भी चार्जशीट किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों के लिए सजा का प्रावधान क्या है? अलग अलग है, एक ही है? दोनों के लिए सजा का प्रावधान तो दोनों के लिए एक ही है जी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ये साबित करें कि माँ बाप ने इन्हें कहा था, तो माँ बाप अगर कुछ ऐसा कुछ लिखित में कुछ देंगे तभी ये नियोक्ता जो है, एम्प्लॉयर जो है वो साबित कर सकता है। अदरवाइज उसके लिए साबित करना कोर्ट में बहुत मुश्किल है कि माँ बाप के कहने पे मैंने बच्चों को लगा रखा था। ठीक है, तमाम चीज़ें आ रही हैं सर। एक तो चीज़ें हम लोग ने अब तक डिस्कस ये की कि भाई अगर कोई बच्चा अपने आप काम करने जाता है, कई दफ़ा बाल मजदूरी के दौरान हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि बच्चों को ज़बरदस्ती अपने यहाँ काम कराने के लिए बुलाया जाता है, कुछ भी प्रलोभन देकर या फिर जोर जबरदस्ती के साथ मारपीट करके बच्चों से ज़बरदस्ती काम कराया जाता है। ऐसी परिस्थिति अगर कोई व्यक्ति कहीं देखता है तो शिकायत कहाँ और कैसे करे? ऐसी परिस्थिति अगर कोई भी देखता है तो ये तो जो भी इनका नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहां जाके अप्रोच कर सकते हैं और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें अरेस्ट करने के लिए पुलिस को कोई वारंट की जरूरत नहीं होती, तुरंत उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो काम करने वाली बात हुई सर। और हम लोग ये गिरोह भी देखते हैं कि सड़क पर अगर बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, रेड लाइट के पास वो खिलौने बेच रहे होते हैं, तो क्या वो भी बाल मजदूरी के अंतर्गत आता है? उसके ऊपर कार्रवाई कैसे की जाएगी? अब इसमें जैसे बच्चा स्वेच्छा से कोई पकड़ा जाता है तो उनके लिए तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया हुआ है अलग से, और उसमें उनका मामला जो बैगर एक्ट है जो भीख मांगने का है उसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उनका केस चलेगा अगर बच्चा अपने स्वेच्छा से कुछ कर रहा है तो। जनरली ऐसा होता नहीं है, उन्हें समझा दिया जाता है। और दूसरी चीज, अगर बच्चे ने ये कह दिया कि मुझे किसी के फोर्सफुली मुझे भीख मंगवाई जा रही है, तो उनके जो भी वो नाम लेता है या जो भी वो बताता है कि ये लोग हैं, इन्होंने इनके थ्रू मुझसे जबरदस्ती ये काम करवाया जा रहा है, तो उन्हें चार्जशीट किया जाता है। ठीक है सर, क्या संभावना ये रहती है कि ऐसी चीजों में किसी बच्चे के द्वारा गलत शिकायत भी दर्ज कराई जा सके? बच्चे का माइंड ये है कि जो हमारा इंडियन पैनल कोड है वो भी ये देखता है कि जो भी 12 साल तक का बच्चा है उसका माइंड जो है विकसित नहीं होता पूर्ण रूप से जी। तो अगर बच्चे जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, अगर उसके पास बच्चे ने कोई गलत शिकायत दर्ज कराई है तो जिम्मेवारी उसकी बनती है कि वो पूर्ण फेयर इन्वेस्टिगेशन करे और सत्य का पता लगाए कि कहाँ क्या कमियां हैं, क्या की नहीं है। जी ठीक है, तो इस मामले में सर गिरफ्तारी तुरंत होती है या फिर वारंट जारी होता है या फिर अदालत में जब कार्रवाई होती है उसके बाद कुछ चीजें सामने आती हैं? इस मामले में पुलिस को वारंट इशू कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पुलिस को जैसे ही इंटीमेशन मिली है, सूचना मिली है कि ऐसे ऐसी जगह पे बच्चों से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, तो पुलिस जाके उन्हें अगर उन्हें ऐसे कुछ सबूत मिलते हैं कि बच्चों से यहाँ वाकई में काम कराया जा रहा है तो उन्हें अरेस्ट कर सकती है। उन्हें बिना सबूत के वो पुलिस तो किसी को भी नहीं अरेस्ट कर सकती, वही इस केस में भी है। अगर उन्हें मिलता है कि हाँ बच्चों से जबरदस्ती काम कराया जा रहा है तो उन्हें बिना किसी एजेंसी से बिना किसी कोर्ट के परमिशन के या वारंट के वो अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे सर एनजीओ भी होते हैं जो बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो उनका क्या अगर किसी व्यक्ति को ऐसा कोई दिखता है कि कहीं पर बाल श्रम हो रहा है तो क्या वो उन एनजीओ से भी संपर्क कर सकता है या फिर सीधे आपको थाने में जाकर कंप्लेंट करनी होगी? और वो केस को आगे परसू कैसे किया जाएगा? हाँ, बहुत सारी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, एनजीओ चल रही है, वो उन्हें भी कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन उनका भी एनजीओ भी यही काम करती है, वो कंसर्न थाने में ही जाती है जो क्षेत्राधिकार का थाना आता है उसके अंतर्गत, और व्यक्ति डायरेक्ट भी थाने को अप्रोच कर सकता है। अगर उसे नहीं समझ में आ रहा तो जो एनजीओ में भी जा सकता है। ठीक है, तो क्या थाने जाना ही अकेला तो ऑप्शन होता है या इसके अलावा भी किसी और तरीके से हम लोग शिकायत दर्ज अपनी करा सकते हैं? पहला ऑप्शन तो उसके पास थाने जाने का ही होता है, किसी भी एग्रीड के पास। अगर वहां उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो डायरेक्ट फिर कोर्ट में भी आ सकता है, वो कोर्ट में अर्जी लगा सकता है। सवाल मेरा ऐसा था कि थाने में ही शिकायत दर्ज हो सकती है, क्या फिर अलग कुछ आयोग भी बने हैं सरकार की तरफ से कि उस आयोग में जाकर भी शिकायत हो सकती है? सरकार ने कुछ आयोग बनाए हुए हैं, बाल श्रमिक ये वुमेन कमीशन आयोग है, उन्हीं के साथ ही उन्हीं को पावर दे देते हैं। बाल कल्याण बाल कल्याण वगैरह उन्होंने बना रखे हैं। सरकार के हर स्टेट में बाल कल्याण विभाग भी बना हुआ है, आयोग भी बने हुए, तो ये शिकायत वहां भी दर्ज करा सकते। ठीक है, तो आपने बताया कि 86 का एक कानून है और 2015 में आके इसमें काफी अमेंडमेंट हुए हैं, तो क्या क्या बदलाव आया और बदलाव का कारण क्या रहा? बदलाव का कारण ये था कि पहले तो 14 साल तक के बच्चों को ही इसमें प्रोटेक्शन दी गई थी।
जो मेजर अमेंडमेंट इसमें ये रहा 2015 में आके कि जो 14 साल से 18 साल तक के बच्चे हैं उन्हें भी इसमें प्रोटेक्शन दी गई है जी। इस कानून में। और दूसरा ये रहा कि इसमें पेनल प्रोविजन को थोड़ा सख्त किया गया है। पहले जो था वो 10 से 20 हज़ार तक का जुर्माना हो सकता था, इन पे मैक्सिमम वो पनिशमेंट थी, फाइन था। अब जो है इसमें जो 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना होता है। और दूसरी चीज जो सजा जो 2 साल तक की हो सकती थी पिछले कानून में, अब इसमें बढ़ा के 3 साल तक कर दिया। ठीक है सर, इस वक्त मनोज भारती दिल्ली से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। मनोज जी अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी मनोज। सर नमस्कार, मेरा नाम मनोज भाटी है जी। जी नमस्कार, बताएं। सर मैं ये पूछना चाहता था कि हमारे घर के पास एक परिवार ने एक 12 साल की बच्ची को अपने यहाँ नौकरी पर रखा हुआ है जी, और उस बच्ची को उसके माँ बाप भी उनके वहाँ पर छोड़ के गए हैं, तो इस संबंध में उनके ऊपर क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? विनोद जी। भाटी साहब, जैसे आपने बताया कि 12 साल की बच्ची को रखा हुआ है और फोर्सफुली उनसे वर्क कराया जा रहा है, तो बिल्कुल आप थाने में कोई भी कंप्लेंट कर सकते हो। कोई 100 नंबर पे भी कंप्लेंट करोगे तो भी एक्शन हो जाएगा, नहीं तो लिखित में एक शिकायत आप थाने में दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं मनोज जी कि आपकी बेहतर आपको सलाह मिली इस बारे में। विनोद जी, एक और मैं जानना चाहूंगा आपसे बात है कि आपने 2 सेगमेंट की बात की, एक 14 साल के बच्चों तक, एक 14 साल की उम्र के बच्चे और 14 से 18 साल के, तो 2 सेगमेंट क्यों किए गए, इनमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इसमें मेजर ये रहा कि 18 ईयर तक की बेसिकली क्या होता है कि बच्चे को एजुकेशन प्राप्त करने में ही वो 14 साल में पूरे प्राइमरी ही एजुकेशन प्राप्त कर पाता है जी। जो 14 से 18 है, पहले क्या होता था 14 से 18 भी एम्प्लॉय है, बिलो 14 है तो उनको ये एक्ट प्रोहिबिट मना करता था काम करने से, उन पे कार्रवाई होती थी, लीगल कार्रवाई होती थी। लेकिन अब जो इन्होंने एक्ट में अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट से 18 साल तक के बच्चों को भी ये रिलीफ मिला कि जबरदस्ती उनसे काम नहीं करवाया जा सकता, फोर्सफुली भी काम नहीं करवाया जा सकता। ठीक है सर, राजगढ़ से राजवीर हमारे दर्शक। राजवीर, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ सर नमस्कार। जी नमस्कार जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंडिया में जो कॉमर्शियल व्हीकल होता है उसके ऊपर ये एड वैलिड होती है कि नहीं है? आपका सवाल मैं समझ नहीं पाया, अपनी बात दोहराएं जरा एक बार। मेरा सवाल जरा हटके है। मैं ये पूछना चाहता हूँ जो इंडियन जो कॉमर्शियल व्हीकल है, कॉमर्शियल गुड कॉमर्शियल व्हीकल जी, तो उसके ऊपर विज्ञापन वैधानिक है या अवैधानिक है? किस तरीके के विज्ञापन? हाँ सर, किस तरीके के विज्ञापन? जैसे समाज कल्याण के हो या कोई प्राइवेट कंपनी का हो, सैमसंग हो, नोकिया हो, LG हो। जी ठीक है विनोद जी, हालांकि टॉपिक से हटकर है, लेकिन अगर इस बारे में बेहतर जानकारी इनको लेनी होगी तो कहाँ इनको जाना चाहिए? इनका सवाल जो था थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल था। ये कह रहे हैं कि कुछ एड एजेंसी के बारे में कुछ कह रहे हैं। हाँ, अब कह रहे हैं कि सर जो कमर्शियल वाहन जो होते हैं, कमर्शियल वाहनों पर क्या कोई एड प्लेस हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये कमर्शियल वाहन पे देखिए, इसमें एड तो प्लेस कर सकते हो आप, बट जो उसका साइज है कि किस साइज पे कर सकते हो, ये अलग अलग वाहन का अलग अलग साइज होता है जी। तो उससे अगर आप उसको बाइलॉज उसको वायलेट कर रहे हो तो फिर उसको जो भी जिस साइज का वाहन है उसके अकॉर्डिंग ही आप कर सकते हो। जी ठीक है, इस वक्त मनीष हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। मनीष, अपनी बात आप रखें, कैसे आपके साथ हम लोग कर सकते हैं? मनीष, आपका नंबर हम पर पहुंच गया है। इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन टीम आपको जल्द कॉल करेगी, बेहतर सहायता आपकी समस्या सुनकर आपकी जरूर की जाएगी। विनोद जी, और लैंडमार्क जजमेंट्स इसमें क्या रहे हैं? चाइल्ड लेबर की अगर हम लोग बात करते हैं, क्या कुछ बेहतर जजमेंट्स, बेहतर गाइडलाइंस कोर्ट की तरफ से दी गई हैं इसमें? कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन, क्योंकि बहुत छोटा एक्ट है तो कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है इसी को इलस्ट्रेट करा, इसको मतलब काफी डिस्क्राइब करा सुप्रीम कोर्ट ने भी कि जो बच्चे हैं, जो जैसे कि सबसे पहले यही पूछा गया था कि जो PIL लगती रही बीच में कि जो बच्चे अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, जिनकी फाइनेंशियल मतलब क्राइसिस है घर में, वो उनको परमिशन दी जाए। तो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने और माननीय अपने हाई कोर्ट ने बार बार मना किया कि ऐसा हो नहीं सकता कि हम ये प्रोविजन करवा दें कि मतलब कि अमेंड करवा दें कि ये कंसेंट से काम करें। तो जो बेसिक जो एजुकेशन होती है बच्चों को मिलनी बहुत जरूरी है, और इसीलिए कोर्ट में कानून में ये प्रोविजन भी रखा गया है, इसका अपवाद रखा गया है कि आफ्टर स्कूल आवर, आफ्टर मतलब स्कूल के बाद ये 3 घंटे तक काम कर सकते हैं बच्चे। ठीक है सर, जो हम लोगों ने अभी बात की थी कि किसी बच्चे से अगर जबरदस्ती कहीं पे काम कराया जा रहा है तो उस बच्चे को शिकायत हुई, बच्चे को आपने वहां से चंगों से छुड़ा लिया, लेकिन अब फिर उस बच्चे का क्या होगा? क्या उसके लालन पालन की, उसकी भरण पोषण की, उसकी शिक्षा का जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? इसमें अगर किसी बच्चे को छुड़ाया जाता है और बच्चे को जो छुड़ाने वाले उसके पेरेंट्स ही अप्रोच करेंगे कोर्ट में,
पहले तो उनसे बॉन्ड भरवाया जाता है। बॉन्ड में वो यही अंडरटेकिंग देते हैं हम कि हम चाइल्ड का वेलफेयर करेंगे। अगर वो इन केस ये नहीं कर पाते हैं, ये या बॉन्ड नहीं दे पाते हैं, तो हर स्टेट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी बनाए गए हैं, डिफरेंट एनजीओ चल रही हैं, आयोग बना रखे हैं, तो प्रॉपर तरीके से बच्चों को स्कूलिंग दी जाती है उसमें। ठीक है, इस वक्त बहादुरगढ़ से मनीषा हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। मनीषा, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी मनीषा, अपनी बात आप रखिए। मैं अनीता बोल रही हूँ बहादुरगढ़ से। जी अनीता, ये हमारे पड़ोस में बिहारियों के बच्चे हैं, ये स्कूल नहीं जाते, इनके लिए क्या कानून की? विनोद जी, आपके पास मांगोगे, शिक्षा के अधिकार के तहत हर बच्चे का अधिकार तो होता है शिक्षा मिले, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के चलते अगर शिक्षा नहीं मिल पाती है तो क्या कोई कानूनी प्रावधान इसके लिए है? हर स्टेट में जो प्राइमरी एजुकेशन जो सरकारी स्कूलों में हर स्टेट ने फ्री कर रखी है जी। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत। तो अब इन्हें या तो कंप्लेंट लगानी पड़ेगी आयोग में जाके कि ये बच्चे हैं, ये नहीं जा रहे हैं स्कूल, तो वो खुद अप्रोच करते हैं स्कूल में आके। टीचर्स होते हैं जो सोशल वर्कर हैं, वो खुद अवेयर करते हैं माँ बाप को उनके कि इनको स्कूल भेजो। और हर स्कूल में मिड डे मील भी मिल रहा है सरकारी स्कूलों में, तो अब तो बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं, लेकिन इन्हें अप्रोच करना पड़ेगा सरकार को, आयोग को और जो एनजीओ हैं, तभी जाके इनकी समस्या का समाधान होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बेहतर जानकारियां इस बारे में देने के लिए और दर्शकों की समस्याओं में बेहतर सहायता वो करने के लिए। हेल्पलाइन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। एक वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद ये खबरें लगातार जारी रहेंगी।